स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इट टुक अस लेस देन 3 days। आप पूछोगे सर किस चीज में? एम्बर एंड एम्बर के नए वीडियो में, एम्बर एंड एम्बर के नए चैप्टर में। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। एम्बर एंड एम्बर की इस बुक सीरीज में चैप्टर 8 पार्ट 1 के साथ वी आर हियर। और चैप्टर 7 को कल खत्म किया था हमने, है ना। एमर्जेंस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, हाउ एमर्जेंस ऑफ होमो सेपियन इज सीन एंड व्हाट आर द कंट्रास्टिंग थ्योरीज ऑफ दिस एमर्जेंस। डिबेट कई सारी हैं, निएंडरथल्स को भी आप पढ़ोगे, उनके कल्चर के बारे में पढ़ोगे। एंड लास्ट लेक्चर में आपने लोअर पेलियोलिथिक को पूरा खत्म कर लिया था। आज हम पहुंचने वाले हैं मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर के ऊपर। तो आप होमिनिन स्पीशीज को तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आप यहां पर कल्चर का भी इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, लोअर टू मिडिल, और अगले पार्ट में आप हो सकता है अपर पेलियोलिथिक तक पहुंच जाओ। सो आपने एक चीज गौर की होगी, द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज हैज बीन एक्सटेंडेड। ऑलराइट, अब हम इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बिकॉज सम ऑफ द एंगेजमेंट दैट वर अर्लियर देयर वो अब थोड़ी कम होती जा रही हैं। और एम्बर एंड एम्बर के वीडियोस आपको कंपैरेटिवली रेगुलरली देखने को मिलेंगे। हफ्ते में मैक्सिमम व्हाट वी कैन ट्राई करेंटली इज 3 वीडियोस, एंड व्हाट आई अश्योर कि एटलीस्ट हम 2 वीडियो को, जब तक नॉर्मल कंडीशंस हैं, अंटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा वर्क वहां पर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एंगेजमेंट नहीं है, तब तक हम इस फैशन को स्टार्ट करेंगे। आज तीसरे दिन में ये दूसरा एम्बर एंड एम्बर का वीडियो है, एंड 8 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आज यहाँ पर कवर करेंगे। एंड फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू ट्राई कि थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन में हम इस चीज़ को पेश करें। आप जो कि अगर वीडियो को देखते हो, लेक्चर्स को देखते हो, जो पहली बार देख रहे हैं वो एक काम करें कि लेक्चर्स जो पहले हम डील कर चुके हैं उससे कंपेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको पहले वाला एक्सटेंडेड वर्जन विद ग्रेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए या अ मोर क्रिस्पियर वर्जन चाहिए, जो कि हो सकता है आधे घंटे 35 मिनट में, 40 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाए। पहले हमें एक पार्ट करने में मिनिमम 1 घंटे लग रहे थे। ऑलराइट, सो डू यू वांट अस टू कट मोर टाइम, मेक इट मोर क्रिस्पियर, पर वहां पर आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नैरो हो जाता है। सो आपके ऊपर है, एंड प्रोडक्ट को कंज्यूम आपको करना है। सो यू आर द बेटर जज। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 8 पार्ट 1 इट इज टॉकिंग अबाउट द इमर्जेंस ऑफ होमो सेपियन। आपने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डिपिथेकस, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में उनको जोड़ के देखा कि कहां पर वो आते हैं, है ना। और फिर आपके होमोजीनस का उदय होता है और आता है होमो हैबिलस द हैंडीमैन। होमो हैबिलस का अर्लीस्ट फॉसिल रिमेन्स कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको कब देखने को मिलता है। मैं आपको इरेक्टस का बताता हूं। इरेक्टस 2 मिलियन ईयर अगो हमें देखने को मिलता है। 7th चैप्टर के 3rd पार्ट में हमने इरेक्टस के बारे में एम्फेसाइज देकर के पूरी डिटेल कल्चर, फीचर, बायोलॉजिकल फीचर को पढ़ा था। कई सारी डिबेट्स हैं होमो इरेक्टस और उससे मिलते जुलते दूसरे फॉर्म्स हाइडेलबर्गेंसिस के ऊपर, जो फ्लोरेस आइलैंड पे हमें एक मिनिएचर वर्जन ऑफ इरेक्टस इसको क्लेम किया था, ऑल्दो इट इज नॉट प्रूव्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू सी इट एज अ सेपरेट स्पीशीज ऑल टुगेदर, बट उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम फाइनली अराइव कर रहे हैं होमोसेपियंस तक, पर दिस इज नॉट द होमोसेपियन जो आप और हम प्रेजेंटली है ना। आप कहोगे सर हम होमोसेपियन है, मतलब इस समय में जब ये मिडिल पेलियोलिथिक शुरू हुआ होगा, जो इस चैप्टर में आप डील करने वाले हो, मिडिल पेलियोलिथिक में होमोसेपियन आ गए होंगे हमारे जैसे? बिल्कुल भी नहीं। जो करंट ह्यूमन स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, व्हाट वी कॉल अस, हम अपने को सिर्फ होमोसेपियन थोड़ी ना कहते हैं, हम अपने को होमोसेपियन सेपियंस कहते हैं। ऑलराइट, और ये जो मॉडर्न डे ह्यूमन है, it is believed to have emerged somewhere around 40 to 68 या फिर आप 70 भी कह सकते हो 1000 years ago। इस टाइम फ्रेम में हमारे जैसे पूर्णतः रिजेंबल करने वाले जो होमिनिन्स हैं वो धरती पे आ चुके थे, वो इवॉल्व हो चुके थे। ऑलराइट, अब आप कहोगे कि सर तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जिस पीरियड को पढ़ने वाले हैं क्या वो 60-70 हजार साल पुराना नहीं है? बिल्कुल हम वहां तक पहुंचेंगे, पर लोअर पेलियोलिथिक को आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। लोअर पेलियोलिथिक की डेट्स क्या है आप याद कीजिए। वी हैव टोल्ड यू कि मिडिल प्लियोसीन से लेकर के आपको प्लीस्टोसीन का जो जंक्शन है ना, ये आपको लोअर पेलियोलिथिक के साथ देखने को ओवरलैप करता हुआ मिलेगा। यानी कि जो लोअर पेलियोलिथिक है आपका लगभग 33 लाख साल पहले शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता है कब तक? टिल 0.3 मिलियन ईयर अगो एटलीस्ट। ऑल्दो इसके ऊपर भी एक एम्फेसिस है, मैंने आपको पहले बताया कि एम्बर एंड एम्बर
काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी से मतलब है थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है, एंड दैट इज़ वाई हम इसको जब बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं तो एम्बर नंबर से नहीं पढ़ाते। कई सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, कुछ बच्चे ईमेल्स पे भी पूछते हैं कि सर हम ऐसे ही पढ़ते हैं वहाँ पर। बिल्कुल नहीं, ये एक सोर्स है, हम ऐसे 17-16 और सोर्सेज को रेफर करके कंबाइंड मटेरियल को पढ़ते हैं, बिकॉज एम्बर नंबर आपकी यूपीएससी की नीड्स के हिसाब से नहीं बना। इट्स अ जर्नल टेक्स्ट बुक फॉर जर्नल ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज के जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पेपर 2 250 नंबर का पूरा मिसिंग है। पेपर 1 में ओनली आप समझिए कि अगर आप एम्बर नंबर को पढ़ के जा रहे हो तो 500 नंबर के पेपर में हार्डली इंसान 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है। वाई? बिकॉज जो चीज़ें पेपर 1 की यहाँ पर ओवरलैप होती भी है 250 नंबर की, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट और रेलिवेंस जैसा यूपीएससी आपसे पूछता है उस हिसाब से डिजाइन नहीं की गई। तो सिर्फ अगर आप एम्बर नंबर को पढ़ के जाओ तो आई हाईली डाउट कि देयर इज एनी चांस यू कैन स्कोर बियॉन्ड 75 मार्क्स। सो इन द बैचेस वी डिजाइन द कोर्स अकॉर्डिंगली, जो कि सिलेबस के हिसाब से होता है। एम्बर नंबर में से भी कुछ एग्जाम्पल के स्टडीज को लिया जाता है जो बहुत ही चुनिंदा अच्छी होती हैं, पर इसके ऐसे 16-17 और सोर्सेज को भी हम वहां पर लेकर के चलते हैं। ऑलराइट, सो ये पीरियड आपका है लोअर पेलियोलिथिक का। हम इस लेक्चर में मिडिल पेलियोलिथिक की बात करने वाले हैं, दैट इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड 0.3 मिलियन ईयर अगो, जब ये खत्म होता है, और ये चलती है कब तक? एटलीस्ट 60,000 ईयर्स तक। जो ट्रेडिशनल एस्टिमेट है वो 40,000 साल, आप कभी देखते होगे वो 40,000 साल तक चलेगा मिडिल पेलियोलिथिक, है ना, और वहां से अपर पेलियोलिथिक शुरू हो जाएगा। पर देयर आर न्यूअर एस्टिमेट, न्यूअर डेट्स जो कन्वेंशनल डेट को चैलेंज करती है, और सिंस दे आर हाईली रेप्यूटेड सोर्सेस से आ रही हैं, इसलिए हम उसको यहां पर वैलिडेट करेंगे, मानेंगे। इस समय में आप देख रहे हो कि ये जो लास्ट है मिडिल पेलियोलिथिक का, वहां पर हमारे जैसे सिमिलर होमोसेपियन सेपियन जैसे जो होमिनिन है वो आए होंगे। पर 60,000 साल से बात नहीं है ना, 0.3 लाख की बात हो रही है। बाकी 2,40,000 साल का क्या होगा? उस समय क्या हुआ? उस समय देयर वर अदर होमिनिन्स जिनको हम क्या कह सकते हैं? आर्केइक होमोसेपियन और एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन भी कहते हैं। शायद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। आर्केइक होमोसेपियन में लॉट ऑफ पीपल डू क्लब होमो निएंडरथालेंसिस। निएंडरथल की जो पॉपुलेशन है उसको हम इसके अंदर में डालते हैं। एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर में आप फर्दर मोर ह्यूमन लाइक जो स्पीशीज है जो हमारे और भी नियर है उनको रखना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट पार्ट में जब हम अपर पेलियोलिथिक में आएंगे तो हम इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। पर मिडिल पेलियोलिथिक में आपका कौन है आपको याद रखना है, दिमाग में जोड़ के रख लीजिए। दिस इज मिडिल पेलियोलिथिक एंड रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज जो है वो यहां पर निएंडरथल की होने वाली है। ऑलराइट, सो बात आती है कि हम निएंडरथल से कितने समान हैं आज के ह्यूमन और कितने डिफरेंट हैं। तो भाई डिफरेंस तो बहुत सारा है। ऑलराइट, हमें कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फनी भी कहा हुआ है, यानी कि कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो आप सोचोगे हम कैसे स्मॉलर हो सकते हैं? ऑलराइट, इवोल्यूशनरी कोर्स में आप फॉर एग्जांपल जितने भी रूल्स को देखोगे वो क्या बताता है कि साइजेस हमारी इंक्रीज हुई हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्कॉलर्स क्लेम कि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन, जो भी रिलीजन है जो इतनी इतनी कहानियों को बताते हैं, अलग अलग मिथ्स को बताते हैं, उन रिलीजन को स्कॉलर्स इन्हीं तर्कों की वजह से उन्होंने प्रूव किया है कि नन ऑफ द रिलीजन एक्चुअली, मतलब जो भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है लिखित, वो ट्रू नहीं है, दे आर जस्ट मिथ, वो सिर्फ किस्से और कहानी है। क्योंकि इवोल्यूशनरी एविडेंस जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि इवोल्यूशनरी कोर्स में, इवोल्यूशनरी चेंजेस में ह्यूमन का साइज प्रोपोर्शन बढ़ा है ना, बारिंग फ्यू स्पीशीज लाइक फ्लोरेसेंसेस इधर उधर, बाकी इन जनरल ट्रेंड हैज बीन इंक्रीमेंट इन द साइज। वेयर एज जब आप स्टोरीज को सुनते हो, किसी भी धर्म किसी भी मजहब की हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप जो लोकल कल्चर्स होते हैं उनके भी क्रिएशन की स्टोरी को सुनोगे। क्रिएशन की स्टोरी हर कल्चर में, बड़े से बड़ा रिलीजन, छोटे से छोटा रिलीजन, है ना। बड़े छोटे से हमारा मतलब क्या? नंबर, उसके फॉलोअर्स का। सो हर एक रिलीजन में आपको देखने को मिलता है कि ऐसी क्रिएशन की स्टोरी है, और वहां पे यूजुअली जो मेन है, जो जिन देवताओं की, जिन इंसानों की बात की गई है वो काफी ज्यादा टॉलर, बिगर इन साइज एंड प्रोपोर्शन थे। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी इसके अगेंस्ट यहां पर बात कर रही होती है, एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू प्रूफ्स, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है, साक्ष्य हैं, और कई सारे स्कॉलर्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन स्कॉलर्स का कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस एंड क्लेम्स
वी कैन से कि ऑल द रिलीजन जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो आप उसको कह सकते हो कि दे आर एक्चुअली नॉट ट्रू, इट इज जस्ट द बिलीफ, वो लोगों की आस्था है और आस्था की तरह ही उसको रखना चाहिए। लोगों को उस पर ऐसा नहीं कि विश्वास करके भागने लगे कि हाँ ये कोई सच्ची घटना रही होगी। ऑलराइट, कमिंग टू दी पार्ट जहां पर आप देख रहे हो कि एक कंफ्यूजन है कि ये जो 5 लाख से लेकर के 2 लाख साल का समय है, इसके बीच में जो फॉसिल मिले हैं उसको आप कहां सिचुएट करोगे, हम कहां रखें? वो बिल्कुल होमो सेपियंस जैसे, आज के ह्यूमन जैसे भी नहीं है और वो होमो इरेक्टस भी जैसे नहीं है ना। तो दे आर फॉलोइंग बिटवीन होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न ह्यूमन, इन दोनों के बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्केइक होमो सेपियन, जिसमें निएंडरथल एक है, सिर्फ यही नहीं है और भी कई सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो ये दुविधा, ये डिबेट चलती रहती है ना, कि आर्केइक होमो सेपियंस को आप कहां पे रखोगे, किस तरीके से सिचुएट करोगे। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है, देर हो इससे पहले आपका ध्यान मैं उसकी चीज के ऊपर ले जाता हूं कि एम्बर एंड एम्बर में द पोर्शन, द कवरेज इज नॉट एज पर द यूपीएससी सिलेबस। सो अगर आप यूपीएससी को टारगेट करके, अगर आपकी ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल रुचि है एंथ्रोपोलॉजी में, आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, है ना, या फिर आपका कोर्स हो कॉलेज का, अदरवाइज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, इससे हट कर अगर आप यूपीएससी के लिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज द बेस्ट टाइम। हमारा स्टडी IQ IAS में वी हैव ऑनगोइंग सेल गोइंग ऑन, और रिपब्लिक डे, अभी श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश में पूरा एक फेस्टिव माहौल है, और उसके बाद एक नेशनल फेस्टिवल हमारा आपका पूरे देश का रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस देश का यहाँ पर आ चुका है। और टू सेलिब्रेट इट वी हैव कम अप विद दिस रिपब्लिक डे सेल, और ये स्टार्ट हो चुकी है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, सेल ऑन है, पर 27 को ही खत्म हो जाएगी। इस सेल के अंतर्गत जो एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है, लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर, ये सब आपको 13,999 में मिलने वाला है। पर 2 शर्तें हैं, एक तो 27 से पहले एनरोलमेंट, और दूसरा यूएस लाइव का वो जो कोड वहां पे लिखा है ना, आप बाय करने जाओगे, आपको अभी मैं दिखा भी देता हूं हर कोर्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। यूएस लाइव बहुत ही बेनिफिशियल कोड है ना। ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप नए नए यूपीएससी की दुनिया में आए हो और आपको A to Z सारी चीज प्रिपेयर करना है बिना टाइम वेस्ट किए, यू हैव टू कंप्लीटली डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले अटेम्प्ट के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना है, तो आप P2I में भी ज्वाइन कर सकते हो। 22,000 में 21,999 में कोर्सेज अवेलेबल है डिस्काउंट में, सेल के अंतर्गत। यहां भी 2 कंडीशन है, डेट 27 से पहले आपको एनरोलमेंट करना है, और कोड अगेन यहां पर भी यूएस लाइव का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, अप्लाई करोगे, प्राइजेस धड़ाम से गिर चुके होंगे। ऑलराइट, एंड लास्टली अभी मेरे हिसाब से आपको सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है? प्रीलिम्स की। पहला पड़ाव पार करोगे आप, तभी जीएस के पेपर मेंस में दोगे, और तभी आप ऑप्शनल के 500 नंबर के पेपर तक पहुंचोगे। तो आपकी प्रीलिम्स की जर्नी में बहुत कंफ्यूजन आते हैं, बहुत डाउट्स आते हैं। सब कुछ पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी है, क्या ये पर्याप्त है, क्या कुछ अलग से जरूरत पड़ने वाली है, डायनेमिक पोर्शन को छूट तो नहीं गया? तो आपकी सारी चिंताओं को साइडलाइन करके पूरी एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आपकी प्रिपरेशन को ले चलने के लिए वी हैव दिस SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। और अब तो नोटिफिकेशन कुछ मुट्ठी भर दिन दूर रह गया है ना। सो इफ यू वांट टू सिक्योर एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, बिना किसी चिंता के स्टैंडर्ड टेक्स्ट, एनसीईआरटीज, डायनेमिक पोर्शन, करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद टेस्ट भी आपको देखना है कि क्या कहाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हो और कहाँ पर गलती हो रही है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको SIP में मिलने वाली है, और SIP के बैचेस भी हमारे यहाँ पर है। इसमें भी आप 4,999 के प्राइस पे अभी एनरोलमेंट ले सकते हो। प्राइजेस बढ़ जाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज दी प्रेजेंटली, अगर आप मुझसे पूछो, है ना, तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पैकेज फॉर यू। SIP की आपको सबसे अधिक इस समय जरूरत है, जो प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो, 24 जो टारगेट कर रहे हो आप। ऑलराइट, यहां पर भी सेम 2 कंडीशन है, 27 तारीख और यूएस लाइव का कोड। आप कहोगे कि 27 तारीख तो समझ में आ रहा है, या बार बार यूएस लाइव का कोड क्या बता रहे हो, कैसे अप्लाई होता है, क्या करना होता है? तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर, आप स्टडी IQ की वेबसाइट को विजिट कीजिए। ऑलराइट, और ये रहा आपका ऑप्शनल का कोर्स, ये रहा आपका P2I का कोर्स। चलिए मैं P2I पे दिखाता हूं, जिसपे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये आपको
ये देखिए, ये बैचेस यहां पर है। ऑलराइट, चलिए इसको हमने अभी आपको 34,000 रुपीज का यहां पर प्राइस दिखाई दे रहा है। 34,000 रुपीज का प्राइस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही आप यूएस लाइफ का कोड यहां पर लगाते हो तो 34,000 से गिर करके 21,999 में आ जाता है और आपको एक मैसिव डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। जब आप किस कोड को लगाया, आपने याद करके रखिए कोड को। ऑलराइट, नन अदर देन यूएस लाइफ। इस कोड को आपको परचेज करते समय लगाना है। आपको बता दूं कि इसके फायदे क्या है। एक तो आपको स्टडी आईक्यू के हर एक प्रोग्राम पे साल के 365 दिन मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिस्काउंट के लिए याद रखोगे। पर हां, दूसरी चीज क्या है कि आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस यहां पर मिलेगी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की। उसके लिए आपको क्या करना है, जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, हमसे डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो। और आप जब एनरोलमेंट लो यूएस लाइव का इस्तेमाल करके तो आप वहां पर इंफॉर्म कर सकते हो एंड वी कैन बिगिन द गाइडेंस जर्नी। ऑलराइट, सो 27 इज द डेडलाइन, आप याद रखिए। और हाँ, आप जुड़ कहां सकते हो, आप पूछोगे सर कहां पे इंफॉर्म करेंगे, कैसे इंफॉर्म करेंगे। सो इंस्टा पे जाइए, उत्कर्ष सिंह _हेयर को आप टाइप कीजिए एंड आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। जब भी मुझे मैसेज दिखाई देगा, फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप चाहो तो हमारे जो एम्बर एंड एम्बर की पीडीएफ है, आई होप जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं उनको तो पता ही होगा, बट टू द न्यू पीपल आपको कहां पर ये पीडीएफ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे हमारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ये और बाकी सारे मटेरियल भी मिल जाते हैं। आईडी का नाम है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। अगर मिलती नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहां पर भी संपर्क कर सकते हो हमसे। ऑलराइट, सो आपने शुरुआत में देखा कि यहां पर 2 रिमेन्स हैं, है ना। निएंडरथल का भी फॉसिल आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है और यहां पर होमोसेपियन का भी फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है। हमने बात की कि कई सारे फीचर्स में इजाफा हुआ, हाइट में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पर जब आप क्रेनियल फीचर्स को देखते हो, फेशियल फीचर्स को देखते हो, तो बहुत सारे फीचर्स में हमारे रिडक्शन हुआ है। हेड हमारा उतना ज्यादा मैसिव नहीं है। ऑलराइट, कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो छोटा हुआ है। जो टीथ है, जो जॉ का एरिया है वो भी छोटा हुआ है। एक यहां पर पीछे हेड में एक बन होता है निएंडरथल के, है ना। बन जैसे आप अक्सर देखते हो, फीमेल्स यूज टू लाइक दे टाई देयर हेयर एट द बैक। अगर आपने बियर्डेड प्रीस्ट की प्रतिमा को देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, प्रीस्ट किंग जिसको कहते हैं, वहां पर भी एक बन है जिसको हम शीनियन कहते हैं। उस तरीके का एक बन जो है यहां पर प्रोजेक्शन जो है ये हमें ऑक्सीपिटल रीजन में दिखाई देता है निएंडरथल के फॉसिल में। ऑफ कोर्स वो बाल से नहीं बांधा है, नहीं तो फॉसिल में नहीं दिखता, पर ऐसा कोई भी बन, हमारी एक कर्व्ड आउटलाइन है, स्मूथ आउटलाइन है, कोई भी ऐसा बन हमारे केस में आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रहा होता है। ऑलराइट, अब होमो निएंडरथल्स पे पहुंचे उससे पहले एक जरूरी फॉसिल हमें मिलता है निएंडरथल के से पहले इसको जिक्र करना जरूरी है, दैट इज होमो हाइडेलबर्गेंसिस। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, कुछ लोग होमो हाइडेलबर्गेंसिस को यूरोपियन वेरिएंट ऑफ इरेक्टस के रूप में जानते हैं, देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन, वेस्ट एशियन और जो यूरोपियन वेरिएंट है इरेक्टस के, उसको वी विल कॉल होमो हाइडेलबर्गेंसिस। बट नॉट ऑफ बाकी जो स्कॉलर्स है उस पर एग्री नहीं होते, वो हाइडेलबर्गेंसिस को एक सेपरेट स्पीशीज को देखते हैं। तो इसके फॉसिल के बारे में आपसे जानना जरूरी है, एग्जामिनेशन में भी फीचर्स के बारे में आपको लिखना होता है। जो टाइप फॉसिल है इसका जो सबसे पहले मिला वो 1907 में जर्मनी के रीजन में आपको मिलता है ना। और मॉर नाम का एक विलेज है, इस जगह पर मिला, इसीलिए इसको मॉर जॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन का नाम मॉर है और फ्रेगमेंट जो मिला वो क्या था, वो एक जॉ का फ्रेगमेंट था। ठीक है, वो एक जॉ का फ्रेगमेंट था। यहां पर उसके 3D कंस्ट्रक्शन मॉडल की इमेज जो है वो भी हमने यहां पर अटैच की है एक रेफरेंस पर्पस के लिए आपके। सब्सिक्वेंटली इसके फॉसिल आउट ऑफ जर्मनी अगर आप देखते हो अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी मिलते हैं, अफ्रीका और एशिया में भी आपको देखने को मिलते हैं। इसको बेसिकली हम कंसीडर करते हैं एज अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियन, कि ये दोनों के बीच में आता होगा, जस्ट लाइक निएंडरथलेंसिस। ऑलराइट,
यहां पर जो डिफरेंसेस आप देखोगे कि इरेक्टस से कैसे अलग है और हमसे कैसे अलग है, तो होमो इरेक्टस की तुलना में जो इसके टीथ और जॉ है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है। होमो इरेक्टस की तुलना में टीथ और जॉ इसके स्मॉलर है, पर जो क्रेनियल कैपेसिटी है इरेक्टस में ही उतनी ज्यादा थी, पर यहां पर तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। इरेक्टस में आपको याद होगी एवरेज 900 सीसी के ऊपर जा रही थी, यहां पर हमारे बहुत क्लोज है, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप आपको देखने को मिलता है। 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर का ये रेंज है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इरेक्टस में आपने पढ़ा था हेड के ऊपर यहां पर एक सजाइटल कील है जिसको सजाइटल क्रेस्ट भी बोला जाता है। आप देख रहे हो कि यहां पर कोई भी सजाइटल क्रेस्ट हाइडेलबर्गेंसिस के जो रिमेन्स हैं उसमें हमको सजेशन नहीं मिल रहा होता है। ऑलराइट, पर्पस भी मैंने बताया था, अगर आपको याद है सजाइटल कील या क्रेस्ट का पर्पस क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तभी बता पाओगे आप जब रेगुलर वीडियोस को देख रहे होगे, है ना। अभी कभी देख रहे हो तो हो सकता है आपको याद ना आए या फिर आपने ध्यान ना दिया हो। एक ऑसिपिटल टॉरस का भी हमने जिक्र किया था, इरेक्टस में मिलता है, यहां पे नहीं मिलता है, तो इरेक्टस से कैसे अलग है ये पता चल गया। सेपियन से हमसे कैसे अलग है वो आप अगर देखोगे तो यहां पर आपको एक लार्ज प्रोग्नेथस फेस देखने को मिलता है ना, कंपेयर टू अस प्रोग्नेथस बल्जिंग फेस, आउटवर्ड बल्जिंग फेस आपको देखने को मिलता है। हमारे में कोई भी ऐसा बल्ज नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल, कुछ पॉपुलेशन में कुछ लोग होते हैं जिनके में इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उनका मैंडिबुलर पार्ट या मैक्सिलरी पार्ट थोड़ा सा प्रोट्यूड कर रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कि लोअर जॉ या अपर जॉ में से कोई जो पोर्शन है वो आपको बाहर की तरफ निकला देखने को मिलता है। ऑलराइट, और अगर मैक्सिला का निकला है तो उसको हम मैक्सिलरी प्रोग्नेथिज्म कहते हैं, मैंडिबल का निकला है तो मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म कहते हैं, है ना। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टीथ को देखोगे और जॉ को देखोगे, ऑल्दो इरेक्टस से तो कम हुआ पर हमारी तुलना में ये फिर भी बड़ा है। ऑलराइट, और ब्रो रिजेस जो हैं हमारे यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलते, यहाँ पर ब्रो रिजेस का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। एम्बर एंड एम्बर के अंदर में ही ये डायग्राम वहां पर बना है आपको अंतर समझाने के लिए। हाइडेलबर्गेंसिस इधर है, निएंडरथालेंसिस इस तरफ है और होमोसेपियन इस तरफ है। एक चीज को आप ध्यान दोगे कि तीनों के तीनों ऑल थ्री बिलोंग्स टू द जीनस होमो, जीनस तीनों का सेम है ना, पर टेम्पोरल और स्पेशियल जो डिफरेंस है वो क्वाइट रिमार्केबल है। ऑलराइट, हाइडेलबर्गेंसिस की आप बात करते हो तो ये आपको लेट पेलियोलिथिक में देखने को मिलता है। ऑलराइट, इरेक्टस की आप बात करोगे तो वो आपको मिडल पेलियोलिथिक में अराउंड 2 मिलियन ईयर पहले, मिडल से भी थोड़ा पहले, अर्ली टू मिडल के आसपास आता है, और इसको हम लिख भी देते हैं यहां पर, है ना। प्रेजेंट जो डेट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, सॉरी इरेक्टस का तो यहां पर जिक्र ही नहीं है, निएंडरथल और इसकी हाइडेलबर्गेंसिस की हम बात करें तो ये मिडल टू लेट आते हैं, है ना। पर अगर आप चाहो तो इन दोनों को ही लेट पेलियोलिथिक के साथ एसोसिएट कर सकते हो, और ये तो और भी बाद में आया तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी की आप बात करोगे तो वो भी आप यहां पर देख रहे हो, हाइडेलबर्गेंसिस की 1100 से 1450 है, निएंडरथालेंसिस की 1125 से 1750 है, और जो होमो सेपियंस कई सारे अपार्ट फ्रॉम अस ऑल्सो जो आपको एनाटॉमिकली मॉडर्न सेपियंस मिलते हैं वो 2000 तक, 2100-2200 तक भी कई क्यूबिक सेंटीमीटर तक क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिली है, और लोअर जो साइड है वो 1000 के आसपास है। और भी कई जो डिफरेंसेस हैं वो आप देख लीजिएगा, ऑर्बिट के शेप में, सजाइटल कील के जो प्रोमिनेंस है उसके बारे में, और ये जो बन है ऑसिपिटल बन, है ना, हमने अलग अलग करके बताया, इसलिए डायग्राम में वापस से नहीं इसको डील करने वाले हैं। आप एक बार आराम से एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे जाइएगा, पीपीटी को डाउनलोड कीजिएगा और उस पर आराम से बैठ करके देखिएगा, ठीक है। कमिंग टू दी निएंडरथालेंसिस फीचर, अब हम निएंडरथालेंसिस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका स्पेसिमेन है वो हमको डार्विन की किताब आने से पहले ही मिल गया था। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब आती है? ईयर 1859 में आती है ना। डार्विन की किताब 1859 में आती है। डार्विन और बैलेस दोनों अपना काम पब्लिश करते हैं। लास्ट किताब डार्विन की 70s में आती है, 71 आई बिलीव, डिसेंट ऑफ मैन। पर इससे 3 साल पहले ही, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से 3 साल पहले ही निएंडरथालेंसिस का फर्स्ट फॉसिल मिलता है। अब इवोल्यूशनरी थ्योरी भी नहीं आई है और कोई और ह्यूमन के इतना नियर जो फॉसिल फाइंडिंग है ना, जिसको आप एंसेस्टर के तौर पे रिलेट कर सको या फिर क्लोज
रिजेंबलेंस को दिखा सको ह्यूमन से, वो आपको कोई और नहीं मिला है। सो इट वाज डिस्कवर्ड, द फर्स्ट फ्रेगमेंट वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1856। फ्रेगमेंट क्या थे? एक स्कल कैप मिली थी और कुछ फॉसिलाइज्ड बोन मिली थी। निएंडर वैली जर्मनी की जो है, अच्छी बात यह कि जर्मनी में आपको हाइडेलबर्गेंसिस में मिला और ये भी मिला। 56 में आपको ये चीज मिली थी। और ध्यान देने वाली बात है कि इरेक्टस का कोई भी फॉसिल अब तक नहीं मिला था। पहला फॉसिल 1891 में जावा मैन, याद कीजिए, कल के लास्ट लेक्चर में डील किया हमने, है ना, आपको यूजीन डिबॉयस द्वारा देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी आप बात करोगे तो डेविडसन ब्लैक से लेकर के रेमंड डार्ट, जितने भी फॉसिल हुए हैं ये आपको 1920s के बाद देखने को मिले। 1921-24 यानी कि जो मिड 1920s है उसमें फॉसिल आपको देखने को मिले। यानी कि जब निएंडरथल का फॉसिल मिला तो इनमें से कोई भी हमारे लिए रेफरेंस पर्पस के लिए नहीं था जिसकी तुलना में हम सिमिलैरिटी को एक्सेस कर सके। सो लॉट ऑफ पीपल हैव हाईलाइटेड कि नहीं भैया, आप इसको कहाँ ह्यूमन के क्लोज रख रहे हो, कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है ना, ये तो बहुत प्रिमिटिव है, इसके कैरेक्टरिस्टिक मिलते ही नहीं है। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड इट एज अ पैथोलॉजिकल फ्रीक। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज्ड। इसके जो फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी जो संरचना है, उससे हम कह सकते हैं कि इसी डिजीज्ड फॉसिल आपको ये देखने को मिलता है, कोई डिजीज रिडन इंडिविजुअल का ये फॉसिल है, इसलिए ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे व्यू को रखने वाले एक प्रोमिनेंट इंसान थे जिनका नाम था मार्शलिन बोल, है ना। मार्शलिन बोल ने 1908 से 1913 के बीच में कई सारी एनालिसिस किए निएंडरथल के फॉसिल का, और उसके बेस पे वो कहते हैं कि बाइपेडलिज्म का कंप्लीट प्रेजेंस इसके बीच में बिल्कुल नहीं है। ये ह्यूमन की तरह तो बाइपेडल लोकोमोशन यानी दो पैरों पर नहीं चल पाता था, है ना। बट लेटर इट वॉज रिवील्ड कि इट वॉज द मिस इंटरप्रिटेशन और द एरर ऑन द पार्ट ऑफ द स्कॉलर। उनके पार्ट पे उन्होंने गलती की थी, मिस इंटरप्रिटेशन, उनको गलत फहमी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड लेग थे, झुके हुए बोर्ड लेग जो थे, आज लेग थे, उसको उन्होंने समझा कि ये बेंट स्पाइन है ना। तो यहां पर उनसे एक भारी चूक हो गई, मिस्टेक हो गई। लेटर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, इसके बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है। आपको अगर चाहिए तो हम एक वीडियो बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस पे, हाउ इट इज चेंजिंग द कोर्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी कोर्स एंड स्पेशली द पेलियोंटोलॉजी। एक किताब का नाम मैं अक्सर लेता हूँ, डेविड रीच की किताब है, उसको आप पढ़िए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टडीज होती हैं, है ना, वो उसी जगह पर आपको होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडीज से हमें कई सारी चीजें पता लगती है। पहला, हमें यह पता लगता है कि ह्यूमन के बीच में और जो निएंडरथल्स है उनके बीच में एटलीस्ट 25 डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना। 25 डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करते हो। एक और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस बाद में किया जाता है बाय स्वांटे पाबो, एक स्कॉलर का नाम है, एक जेनेटिस्ट है, जेनेटिसिस्ट है जिनका नाम है स्वांटे पाबो, और ये जीन्स में डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं, प्लस ये भी बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि इंटरब्रीडिंग हुई थी ह्यूमन और निएंडरथल्स के बीच में। ऑलराइट, निएंडरथल्स और जो ह्यूमंस हैं, मॉडर्न ह्यूमंस, एट सम पॉइंट दे वर इन द सेम प्लेस एंड दे हैव मेटेड आल्सो, उनके बीच में मेटिंग भी हुई थी। और इनका मानना है कि ये जो स्प्लिट है ये लगभग 0.6 to 0.5 मिलियन ईयर अगो के आसपास हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन ये कब हुआ? लगभग 5 से 6 लाख साल के आसपास हुआ था। ऑलराइट, बाद में कई और फॉसिल्स हमें दूसरे रीजन्स में मिलने लगे, एशिया में, इराक में, आप सेंट्रल एशिया में देख रहे हो। राल्फ सोलकी को एक स्केलेटन मिला जिसमें इनफैक्ट 9 इंडिविजुअल के स्केलेटन रिमेन्स थे, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया, है ना। इराक में बहुत ऐसे एविडेंसेस मिले। इजराइल का एक एविडेंस है, फॉसिल है, जो बहुत ही फेमस है, एक क्लासिकल फॉर्म है, और उसको आप कहते हो माउंट कार्मल, है ना। ये ह्यूमंस के कोएग्जिस्टेंस को निएंडरथल्स के साथ दिखा रहा होता है, दर्शा रहा होता है। नाउ ये सारी बातें तो आपने पढ़ ली, क्या सोचा गया, क्यों सोचा गया, है ना। पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको अगर आप देखते हो तो यहां पर स्लोपिंग फोरहेड आपको देखने को मिलता है। जो ब्रो रिजेस है वो काफी प्रोमिनेंट है, काफी लार्ज है, अनलाइक द मॉडर्न ह्यूमंस। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेनियल कैपेसिटी रफली अराउंड 1500, रेंज बड़ी है, 1700 तक भी जाती है और उससे नीचे भी आती है, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। प्लस आपको चिन का एक एब्सेंट देखने को मिलता है जो कि इनको ह्यूमन से बिल्कुल अलग बनाता है। तो कई सारे फीचर्स है, ब्रो रिजेस, एब्सेंट चिन, ये इनको ह्यूमन से थोड़ा
डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करने में आपकी हेल्प करता है। नाउ निएंडरथैलेंसिस के बाद में जब हमने यहां पर बात की कि क्या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस दिखाता है, तो कुछ जीन्स हैं जो कि स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासकर फेयर स्किन और रेड हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको दोनों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ डिफरेंसेस नहीं है, कॉमनैलिटी भी है ना, कॉमन पॉइंट्स भी हैं और डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। और इंटरब्रीडिंग वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ही था। अब डिफरेंस यहां पर अगर आप देखो, प्रेजेंट डे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है एक इंसान की दूसरे इंसान से, हमारी आपकी अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करते हो तो लगभग 5 से 10 डिफरेंस आपको देखने को मिले सीक्वेंसिंग के दौरान, पर यहां पर एटलीस्ट 25-26 डिफरेंस आपको देखने को मिल लेते हैं। साथ ही साथ एक जीन है जो कि जिसको आप माइक्रोसेफेलिन कहते हो, जो रिस्पॉन्सिबल है ये जो ब्रेन का साइज है उसके एनलार्जमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, साइज के एनलार्जमेंट नहीं, ब्रेन के डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका भी आपको निएंडरथैल्स के बीच में एब्सेंस देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको हाइडेलबर्गेंसिस, निएंडरथैलेंसिस के फीचर समझ में आ गए होंगे और कहां पे हम इनको सिचुएट करेंगे वो भी बात समझ में आई होगी। अब हम कल्चर के ऊपर आ जाते हैं। किस टाइम फ्रेम में ये बिलोंग करते थे निएंडरथैल्स? सो ये बिलोंग करते थे मिडल पेलियोलिथिक में। ऑलराइट, 0.3, 0.4, 0.5 मिलियन ईयर, इनफैक्ट हम क्या कह रहे हैं कि 0.5 मिलियन ईयर से लेकर के 0.2 मिलियन ईयर तक कई सारे फॉसिल फाइंडिंग्स हैं जिसका एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, और हम इनको आर्केइक होमो सेपियन एक साथ कहते हैं, और उसमें से होमो निएंडरथैलेंसिस एक है। होमो निएंडर जो है वो एक है ना। मिडल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड भी आप देखोगे तो वो स्टार्ट कब से हो जाता है? इसी 0.3 मिलियन के पीरियड से। बट ये कन्वेंशनल डेट है। रीसेंट जो रिसर्चेज हैं उन्होंने दिखाया है कि मिडल पैलियोलिथिक की डेट्स सेफली एंड इजीली 0.4 मिलियन ईयर अगो से ऊपर की है। इनफैक्ट इवन इंडिया में शर्मा रिसर्च सेंटर की अगर आप बात पढ़ो, शांति पप्पू जी का एक पेपर है और उसको अगर आप देखो, रिसर्च पब्लिश हुई थी, कई समय हो गया उसका, दशक हो चुके हैं, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि सर्टेन साइट्स लाइक ज्वालापुरम और अतिरमपक्कम इसको अगर हम डेट करते हैं तो ये 0.383 मिलियन ईयर अगो की रेंज दिखाता है, प्लस माइनस 200 ईयर्स के आसपास का इन्होंने वहां पर एक कैलिब्रेशन को भी, जो एरर होता है उसको भी वहां पर काउंट किया। यानी कि इससे 200 साल ऊपर, 200 साल नीचे भी हो सकता है, 200 से ऊपर है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए, सो आपको ये याद रखना है कि ये क्लासिकल नंबर्स को हम लेते हैं जब भी मिडल पैलियोलिथिक को हम कहते हैं कि 0.3 से स्टार्ट हुआ, तो सेफली हम कह सकते हैं कि जो आर्केइक होमोसेपियन थे वो मिडल पैलियोलिथिक में आपके प्रोलिफरेट कर रहे थे। ऑलराइट, यूजुअली यूरोप और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। अफ्रीका में जानने वाली बात है कि मिडल पैलियोलिथिक को मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है ना। वहां पर मिडल पैलियोलिथिक के टर्म उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। ऑलराइट, टाइम पीरियड यहां पर आपको बताया कि 0.3 से लेकर के क्लासिकल मान जो नॉलेज है कन्वेंशनल 40,000 साल कहती है, पर अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है रीसेंट रिसर्चेस के बेसिस पे हम कहते हैं कि 60 ईयर तक चला, 60 ईयर के आसपास से 50-60 हजार के आसपास से अपर पैलियोलिथिक के आपको एविडेंस देखने को मिलता है। जो टूल इंडस्ट्री है मिडल पैलियोलिथिक की, उसको आप मोस्टूरियन इंडस्ट्री भी कहते हो। ऑलराइट, बिकॉज मोस्टूरियन टूल जो है वो सबसे अधिक बनते हैं। मोस्टूरियन बेसिकली एक टाइप ऑफ टेक्निक भी है, और एक जिस जगह पर ये मिला इस टेक्निक से बने टूल्स, वो भी उसका भी नाम सिमिलर है, और उसी के नाम पे इस ट्रेडिशन, इस इंडस्ट्री का नाम रखा गया मोस्टूरियन इंडस्ट्री। सो जो टाइप साइट है जहां पर सबसे पहले इस इंडस्ट्री या इस टेक्निक के द्वारा फैशन किए हुए क्राफ्टेड टूल्स मिले, वो आपकी ली मॉस्टियर है, कहां पर? फ्रांस के रीजन में। ऑलराइट, यूजुअली आपने देखा था कि लोअर पैलियोलिथिक में कोर टूल्स प्रीडोमिनेंट थे और फ्लेक ना के बराबर थे, है ना। एम्बर एंड एम्बर में उतना एम्फेसाइज्ड है नहीं, इसलिए हमने मेजर जो लोअर पैलियोलिथिक की इंडस्ट्रीज है लाइक अशूलियन, चीलियन, प्री चीलियन, जिसको एबिविलियन भी आप कहते हो, ओल्डो वन, इसके ऊपर, और क्लेक्टोनियन टेक्निक की इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर हमने उतना एम्फेसिस नहीं किया, क्योंकि एम्बर एंड एम्बर ने नहीं किया हुआ है, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बैचेस में अगर आप हो तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा उसको, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में आया तो आप लिख लोगे। कमिंग टू दिस पार्ट, जो मोस्टूरियन टेक्निक है, मोस्टूरियन इंडस्ट्री है, इसके अंदर में अनलाइक दी कोर टूल विच वर डोमिनेटिंग लोअर पैलियोलिथिक,
इस जगह पर आपको फ्लेक टूल की अबंडेंस देखने को मिलती है और कोर टूल लाइक हैंडेक्स वगैरह ये थोड़े से कम होने लगते हैं। ऑलराइट, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि मोस्ट ऑफ द टूल जो यहां पर मिल रहे हैं वो रीटच्ड हैं और हाफ्टेड है। मतलब क्या, उन्होंने तो समझाया नहीं एम्बर एंड एम्बर ने, उनको लगा कि आपको तो पता ही होगा, और उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ का पीएचडी का जो कैंडिडेट होता है उसका आईक्यू छठी सातवीं के बच्चे के बराबर हो सकता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से उनका आप देख रहे हो कि समाज चल रहा है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ऐसा उनका मानना है कि हमारे यहाँ के, इंडिया के या फिर एशिया के, सिर्फ इंडिया के नहीं, वो मानते हैं कि जो एशिया के कई सारे पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे जानते हैं। दिस बिलीव इज हाईली फ्लॉड। आपको पता है कि आज के दिन में हमने किस तरीके से, सिर्फ इंडियंस की आप बात नहीं, एशियंस इन जनरल आप बात करो, तो हमारी अचीवमेंट ने ग्रेजुअली ओवर द ईयर इस चीज़ को प्रूव किया है कि हम किसी से कम नहीं है। ऑलराइट, पर फिर भी उनका ऐसा मानना है ना, और इसीलिए शायद उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए कई सारे ऐसे टेक्स्ट को। रीटचिंग बेसिकली क्या है, रीवर्किंग को कहते हैं। रीटचिंग आप रीवर्किंग को कहते हैं, यानी कि शुरुआत में आपने फ्लेकिंग की, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ा, पर आपको लगा कि यहां पर रेगुलर सरफेस आपको ऑब्टेन नहीं है, बहुत ही ज्यादा इरेगुलर रफ एज है ना, तो आपने धीमे धीमे उसके ऊपर वापस से रीटचिंग की टू ऑब्टेन स्मूदर स्ट्रेट सरफेसेस एंड एजेस। हाफ्टिंग का मतलब है कि इस टूल को आप किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर जोड़ करके, ऐड करके, फिक्स करके यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, जब आप एक्स को देखते हो, है ना, जो एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, वहां पर आप क्या देखते हो कि एक वुडन पीस है इस तरीके का, और उसके ऊपर एक मेटेलिक हिस्सा जोड़ा गया है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाफ्टिंग कहते हैं। एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल को आपने जोड़ा है। तो ऐसी चीजें शुरू हो गई। मीजोलिथिक जाते आते तो ये हाफ्टिंग और कंपोजिट टूल का जो कल्चर है वो पीक कर चुका था, है ना। मेथड की आपने बात की, लेवलोशियन टेक्निक और मॉइस्चरियन टेक्निक देखने को मिलती है यहां पर। और याद करने वाली बात है कि लेवलोशियन टेक्निक एम्बर एंड एम्बर के हिसाब से मिडल पैलेयोलिथिक के साथ जुड़ी है, पर यू मस्ट नो कि अभी की जो रिसर्चेस है वो हमें बताती है कि लगभग 500,000 ईयर पहले, यानी कि 0.5 मिलियन ईयर के आसपास लेवलोशियन टेक्निक यूज हो रही थी, और डेफिनेटली वो पीरियड मिडल पैलेयोलिथिक में नहीं आता है। यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ लोअर पैलेयोलिथिक सेवरल कम्युनिटीज हैव स्टार्टेड एम्प्लॉइंग दिस टेक्निक कॉल्ड एज लेवलॉइज टेक्निक। लेवलॉइज टेक्निक में क्या होता है, आप पत्थर के ऊपर डायरेक्टली पत्थर वगैरह नहीं मार रहे हो, पहले आप एक एनविल को प्रिपेयर कर रहे हो। एनविल यानी बेस, है ना। मैं अक्सर बच्चों को क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, कई बच्चे सोचते हैं एनविल क्या है सर, ये तो बताइए। तो बागबान मूवी आपने देखी होगी, बहुत टॉर्चरस मूवी है, कई सारे जो जनरेशन है, यंग पीपल है ना, बहुत इंपैरेसिंग मूवी हो जाती थी कई बार, उसको आपने देखा होगा। और वहां पर अमिताभ बच्चन व्हेन इज वॉकिंग आउट ऑफ सम ऑर्फेनेज और सम प्लेस, है ना, कुछ चैरिटी करके आते हैं, तो वहां पर सलमान खान अपने बचपन के अवतार में होते हैं, छोटा बच्चा उनके बचपन के रोल को कर रहा होता है, और शू पॉलिश करने के लिए वहां पर उनसे कहता है कि पैर को रखिए। तो वो जिस चीज के ऊपर वहां पर पैर रख रहे होते हैं उसको आप एनविल कहते हैं। यूजुअली जब आप कई बार जो ब्लैक स्मिथ है या कोबलर्स है उनके पास जाओगे, तो आपको जिस चीज के ऊपर एक बेस होता है, स्टैंड टाइप होता है, जिसके ऊपर आप शूज को प्लेस करते हो पॉलिश के लिए, वो आपका एनविल होता है। तो एनविल इज बेसिकली नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म। एनविल अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बागबान की कहानी मत बताइएगा, सिंपली आप कहिएगा कि एक प्लेटफॉर्म है। तो पहले उस प्लेटफॉर्म को बढ़िया से प्रिपेयर किया जाता है, ऑलराइट, बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर जिस कोर को यहां पर यूज किया जा रहा है उसकी एक फ्लेकिंग की जाती है। और जब ये फ्लेकिंग आप कर रहे हो, पीसेस को रिमूव कर रहे हो, तो इसका आकृति जो है लेवलॉइज टेक्निक की द्वारा जो फ्लेक्स निकाले जा रहे हैं वो टॉर्टोइस के शेल जैसी हो जाती है। इसीलिए इसको टॉर्टोइस शेल फ्लेकिंग भी कई बार डेजिग्नेट करके बोला जाता है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक इसका GIF शेयर किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है ना। आप देख लीजिएगा उस GIF को। कुछ दिन पहले, आई थिंक 22-24 तारीख के आसपास, आई थिंक 23 या 24 ऑफ जनवरी को आप देखोगे तो आपको GIF वहां पर मिलेगा। सारी टेक्निक्स का हमने GIF शेयर किया है कि कैसे वो टेक्निक वर्क करती है, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं दिया है लेवोल्यूशन का, इसलिए हम भी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। मॉइस्चरियन टेक्निक भी ऐसी ही है, और ये दोनों टेक्निक के बारे में खास क्या है, ये प्रिपेयर कोर टेक्निक कही जाती है। यहां पर डायरेक्टली पत्थर से पत्थर को, शीशा से शीशा टकराए वाला काम नहीं हो रहा है। पहले प्रिपेयर कर रहे हो आप कोर को, प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर रहे हो, फिर वर्किंग कर रहे हो। लेवोल्यूशन टेक्निक में एक और चीज है कि जो एंगल है
जो आप देख रहे हो कि फ्लेकिंग के और स्ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के बीच का वो लेवोल्यूशन टेक्निक में 90 डिग्री के आसपास का, एग्जैक्ट 90 डिग्री के आसपास की रहने की कोशिश की जाती है। मॉइस्चरिंग टेक्निक लेवोल्यूशन से भी ज्यादा एफिशिएंट कही जाती है, इकोनॉमिकल कही जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल कोर से मल्टीपल फ्लेक्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ऑलराइट, और जो आकृति आती है वो एक डिस्क शेप की होती है, इसलिए इसको डिस्कॉइड कोर टेक्निक भी कहा जाता है। कोई यूजीसी नेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है तो इन इन्फॉर्मेशन को रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वालों से एमसीक्यू नहीं पूछेगा, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री का एंगल, टॉर्टोइस शेल किसको कहते हैं, प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक क्या है, प्लेटफॉर्म का प्रिपरेशन किस में हो रहा है, डिस्कॉइड कोर टेक्निक क्या है, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूजीसी नेट वगैरह जेआरएफ की वर्ग की प्रिपरेशन कर रहे हो। टूल्स जो मोस्टली यहाँ पर पॉइंट्स और स्क्रेपर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। वियर एनालिसिस जब किया गया है, स्क्रेपर एक प्रकार के टूल है, यहाँ पर इनफैक्ट आपको ये टूल के आकृतियां देखने को मिल रही है। ये आपके स्क्रेपर है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्क्रेपर है, और ये लेवलाइज्ड फ्लेक इस तरीके से होता है। यहां से देखिए फ्लेक को रिमूव किया गया, पूरी आउटलाइन ऐसी हो जाती है, अभी तो आधा है, पूरी आउटलाइन ऐसी हो जाती है, और ये एक टॉर्टोइस के शेल की तरह, बैक की तरह लगती है, इसलिए इसको टॉर्टोइस कोर टेक्निक या टॉर्टोइस शेल टेक्निक भी कई बार कहा जाता है। जब वियर एनालिसिस किया गया इन टूल का, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और लॉट ऑफ अदर एनालिसिस को किया गया, स्कॉलरली एनालिसिस, तो उससे पता लगता है कि बेसिकली यहां पर हाइट्स जो एनिमल की हैं, जो खाल है उसको उधेड़ने में, हटाने में, स्क्रैप आउट करने में, और जो वुड है उसके ऊपर वर्क करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। लेविस बिनफोर्ड बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, एंड शैली बिनफोर्ड, इन दोनों लोगों ने भी एक पर्पस साइट थ्योरी दी है। इनका कहना है कि अलग अलग साइट पे हमें अलग तरीके के ये टूल्स यहां पर मिल रहे हैं, मतलब साइट पे जो काम होता रहा होगा वो अलग अलग होता होगा। बिकॉज इन दी आर्कियोलॉजी वी ऑल्सो नो कि सेटलमेंट या हैबिटेशन साइट अलग होती है, किल साइट अलग होती है जहां पर बुचरिंग आप बेसिकली करते हो, क्वेरी साइट अलग होती है, ऑलराइट, और आपकी फैक्ट्री साइट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो टूल्स की, वो अलग होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग रीजन में ये डिफरेंट टूल्स क्यों मिल रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है अलग अलग साइट का जिसका जो पर्पस हो वैसे टूल वहां से मिले। तो दिस इज दी पर्पस साइट थ्योरी जो लेविस बिनफोर्ड और शैली बिनफोर्ड हाईलाइट करती है। फेक टूल जो अफ्रीका में आपको माउथ ऑफ ख्यासिस रिवर के पास देखने को मिलता है, वो भी अपने आप में एक यूनिक एडवांसमेंट मॉइस्चरिंग इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, चलिए नाउ कमिंग टू दी, रहेंगे कहां, थे कौन, आपने देख लिया, हाइडेलबर्गेंसिस, निएंडरथालेंसिस, ऑलराइट, जो थे उनके फीचर क्या थे वो भी आपने देख लिया, वो कैसे औजार, कैसे मटेरियल को यूज करते थे वो भी आपने देख लिया। अब बात आती है कि वो रहते कहां थे, कहीं तो रहते होंगे। तो जो इनके साइट होती है, जो इनके होम साइट्स है, यूजुअली लोअर पैलियोलिथिक में ओपन साइट को प्रेफर किया जा रहा था। लोग नदियों के किनारे रह रहे थे, पानी भी मिल जाएगा, कोई जानवर आया पानी पीने तो जानवर को भी शिकार करके खा जाएंगे, ऑलराइट, डिनर भी उनका आसानी से हो जाएगा। इस समय पे निएंडरथल्स के कई सारे हमें रिमेन्स केव साइट से देखने को मिलते हैं, चाहे इजराइल हो चाहे इराक हो, बहुत सारे केव साइट से एविडेंस मिले हैं। पर स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि निएंडरथल्स ने केव्स में रहना शुरू कर दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि ओपन एयर जो साइट्स है ना, जो खुली हुई साइट है, वहां पर एविडेंसेस के प्रिजर्व होने का और इकट्ठे रहने के उतने चांसेस नहीं होते हैं जितने केव के अंदर में। केव एक क्लोज सिस्टम है, वहां कोई टूल है पड़ा है और आपको केव आसानी से मिल भी जाता है, दिख भी जाता है। ओपन एयर में इधर उधर समय के साथ साथ पानी के बहाव में या फिर दूसरे एजेंट्स के द्वारा टूल्स एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, और हो सकता है उनके ऊपर एक कल्चरल डिपॉजिट की लेयर, सॉइल की लेयर पहुंच गई हो तो भी आसानी से नहीं मिलता। जबकि केव्स के अंदर जो आर्टिफैक्ट है वो आपको बहुत आसानी से, केव बाहर से दिख जाती है, थोड़ा सा आपने वर्किंग की, एक्सकवेशन किया, जो सेडिमेंट्स उनको रिमूव किया, आपको आर्टिफैक्ट देखने मिलने लगते हैं। तो ये भी एक चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो यूरोप और नियर ईस्ट में आप देख रहे हो कई सारी केव साइट और रॉक शेल्टर देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल इसका है शानीदार केव्स का, आगे लिखा होगा इसलिए अभी मैं लिख करके नहीं बता रहा हूं। फायर के भी एविडेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। हमें पता है कि फायर के एविडेंसेस लोअर पैलियोलिथिक में शुरू हो गए थे। सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, स्पेसिफिकली दी वंडरवर्क केव्स 1.2 मिलियन के आसपास की डेट देती है। क्लेम डेट 1.56 की है, पर प्रूफ डेट 1.2 मिलियन की है। चाउकुडियन करके एक साइट है चाइना में, वो भी बहुत अर्ली एविडेंसेस दिखा रही है। इंडिया में बेलन वैली की रीजन में 60,000 साल के आसपास, 50-60,000 साल के आसपास आपको फायर के एविडेंस मिल रहे हैं। ऑलराइट, पर जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला कंट्रोल फायर के इस्तेमाल का ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज
प्रिटी मच एविडेंट ड्यू टू दी लेयर्स ऑफ ऐश, जो राख की एक पूरी लेयर वहां पर आपको देखने को मिल रही है रॉक शेल्टर में, केव शेल्टर में, उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं। खासकर डॉगने रीजन जो है फ्रांस में, डॉगने रिवर के आसपास के जो केव्स से साइट्स हैं वहां पर ये एविडेंस आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका में आप जाओगे तो लोग बेसिकली प्रेफर कर रहे थे लेक्स और जो स्प्रिंग है उसके किनारों पर रहना। ऑलराइट, एक और साइट है मोल्डोवा, यहां पर आप देखोगे तो लकड़ियों के बने हुए आपको हाउसेस देखने को मिल जाएंगे जिनको एनिमल की जो स्किन है उससे वहां पर कवर किया गया है। अब कहां रहते थे वो भी पता चल गया, कुछ खाएंगे भी तो, क्या खाते थे, इनका फूड क्या था, उसकी एनालिसिस आप कैसे करते हो, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर में बताया था आर्कियोबॉटनी और आर्कियोजूलॉजी का यहां पर मदद लिया जाता है। यूरोप में जो एबंडेंट बिग गेम है, बड़े शिकार हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको हाथियों का शिकार कैसे करते थे, ग्रुप में, है ना, स्ट्रैटेजी लगा करके, पहले पत्थर मार मार के उसको किसी दलदल के पास पहुंचा दो और जब दलदल में हाथी फंस जाए तो साथ में मार के खा लो। तो बिग गेम की हंटिंग जो है सीजन के हिसाब से करते थे जब जो पॉसिबल हुई। ऑलराइट, अफ्रीका में आप देख रहे हो कि शेल्स फिश के कई सारे आपको बफेलोज के इसके एविडेंसेस वहां पर मिल जाते हैं और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हंटेड एनिमल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, दिस लेक्चर, वो है कल्चर के बारे में हम क्या जानते हैं, है ना। हम यूपीएससी के हिसाब से जब इस चीज को पढ़ते हैं, आई थिंक यही इकलौता पोर्शन है इस चैप्टर में जिसके ऊपर से आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। हम काफी डिटेल में इसको पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं। हम मिनिमम बैचेस में 6 ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं, पर यहां पर एम्बर ने सिर्फ 2 ऐसे कल्चरल फैक्टर्स को बताया हुआ है। वो 2 फैक्टर्स क्या है? पहला तो ब्यूरियल के जो एविडेंसेस हैं, है ना, ब्यूरियल इंसान के मृत होने के बाद आप उसके ऊपर उसके साथ क्या करते हो, उसको आप किस तरीके से दफन करते हो, वो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर जाता है। रिसेंटली हमको पता है होमो नालेडी ने भी एविडेंस दिए हैं, पर उस चीज़ पे अभी हम नहीं जाएंगे। फिक्स रहता है एम्बर जहां पर है ना, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं तो इनके साथ ही रहते हैं, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। रिसेंट एविडेंसेस कुछ और है पर मैं उसको बताने में जाऊंगा तो लेक्चर खिंच जाएगा। इसलिए एम्बर के हिसाब से निएंडरथल अर्लीस्ट ब्यूरियल प्रैक्टिसेस का एविडेंस देता है और कई सारे आपको फॉसिल्स मिला। फॉर एग्जांपल ली मॉस्टियर रीजन में आप जाओगे तो डेलिब्रेट ब्यूरियल जो कि 15 से 16 साल के एक बच्चे का, एक लड़के का ब्यूरियल है, वो आपको देखने को मिलेगा और ब्यूटीफुली उसको फैशन आउट किया गया है विद दी एक्स, एक एक्स भी उसके आसपास फैशन करके बढ़िया तरीके से डिजाइन करके रखा गया। ऑलराइट, मे बी दे हैव बिलीव्ड इन दी आफ्टर लाइफ जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर सिविलाइजेशन एंड सोसाइटीज। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस शानीदार केव्स ऑफ इराक से आता है। यहां पर देखा गया कि जो बॉडीज मिली है, जो ब्यूरियल है, उसके ऊपर जब सॉइल एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि कई सारे पोलन फ्रेगमेंट, कई सारे पोलन मौजूद है। ऑलराइट, और पोलन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में बहुत अच्छे से प्रिजर्व होता है। रीजन क्या है इसका, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। जब इस पोलन का एनालिसिस किया गया तो पता चला ये ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स के क्या है, पोलन है, और कौन सी स्पीशीज है उनके नाम भी लिखे हैं यहाँ पर। मॉडर्न ग्रेप हाइसिंथ या फिर आप हॉलीहॉक्स देखो, इनकी जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है उसके साथ रिजम्बल करते हैं ये पॉलन। सो लोगों का मानना है कि वो जो ब्यूरियल के ऊपर फ्लावर को ऑफर करना, आप आज भी देखते हो क्रिश्चियंस एंड लॉट ऑफ अदर सोसाइटीज में ये चीज होती है। हैरी पॉटर मूवी आपने देखी होगी, वहां पर भी जाता है ना, जादू से एक फ्लावर का गुलदस्ता बना करके चढ़ा देता है ग्रेव के ऊपर, है ना, अपने पेरेंट के ग्रेव के ऊपर। सो सिमिलर थिंग यहां पर भी हो रही है, और फर्क यह है कि हैरी पॉटर फिक्शन है, आज की बात है, और यहाँ पे असलियत की बात हो रही है, और वो भी लाख साल पुरानी की बात हो रही है। निएंडरथल्स के बीच में ये चीज आपको देखने को मिल रही है। ऑलराइट, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिचुअल है उसके भी एविडेंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 सेरेमनीज है, बियर कल्ट और डियर सेरेमनी। यहां पर केव के अंदर में एक आपको बॉक्स देखने को मिलता है, चेस्ट देखने को मिलता है, जैसे खजाने का होता है ना बॉक्स, उस तरीके का बॉक्स देखने को मिलेगा, और वहां पर कई सारे जो बियर के स्कल है वो आपको देखने को कलेक्टेड मिल रहा है। इसका पर्पस क्या है, पीपल आर नॉट येट श्योर। आज भी हम देखते हैं कई सारे ग्रुप्स इस तरीके के एनिमल के जो रिमेन्स है, बोन है, हेड को क्या करते हैं, सस्पेंड करके रखते हैं। ऑलराइट, उसका कोई रिचुअल से लेना देना नहीं होता है, वो उनके कल्चर के हिसाब से इट इज मोर एस्थेटिक या हो सकता है डेकोरेटिव, सो दो यूज इट। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट लोगों का, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कोई प्रैक्टिस रही होगी, कोई बिलीफ रहा होगा उनका, इसलिए ये इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। कई सारे एनिमल्स को, जो आपके एम्बर में नहीं है पर बता ही रहा हूं तो मैं सोचा ऐड कर देता हूं उसको। कई सारे एनिमल्स को क्या किया गया है, उनको पूरी तरीके से मार के रॉक के ऊपर उनकी
जो बॉडी है उसको स्प्रेड आउट कर दिया गया है और उसके ऊपर रेड ओकर गेरुए कलर के स्प्रिंकल पाउडर्स को वहां पर छिड़का गया है। पीपल बिलीव कि इस तरीके की एक्टिविटीज को जब वो बड़े बड़े शिकारों को करने जा रहे हैं, हंटिंग करने जा रहे हैं, तो उस इवेंट में सक्सेस के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आज भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो तो अलग अलग है, कहीं दही शक्कर खा करके आप जाते हो या फिर कुछ और एक ऑस्पिशियस चीज उसको आप करके जाओगे, है ना। तो हो सकता है कि सक्सेस में बिलीव करते हो ये कि हमें सक्सेस मिलेगा अगर ऐसी कोई सेरेमनी हम करते हैं, कोई रिचुअल को हम फॉलो करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द कल्चर ऑफ निएंडरथल्स एंड द मिडल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट पार्ट में 8th चैप्टर के 2nd पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं फर्दर उसको डिस्कस करेंगे एंड लेटर विल मूव टू दी अपर पैलियोलिथिक कल्चर बिफोर स्टार्टिंग विद दी मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज और डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे कुछ मिल रहे होते हैं चीज़ें, वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल रहा है डायनेमिक पोर्शन के लिए ताकि आपकी मेहनत ना लगे। वैसे एंथ्रोपोलॉजी 85% स्टैटिक है, सिर्फ 15% चीज़ें इधर उधर से होती हैं, वो भी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको वो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन में डालनी है, यूज़ करनी है ताकि आप मोर एडवांस्ड आंसर को फ्रेम कर सको, एग्जामिनर को आपके आंसर अच्छे लगे। तो वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ है। ये नहीं है कि सिर्फ इवैल्यूएटेड शीट मिल गई, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और पर्सनल लाइव डिस्कशन या फिर रिकॉर्डेड डिस्कशन उसका वहां पर हो रहा होगा। ऑलराइट, एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ यू नीड, वैल्यू एडिशन मटेरियल के अलावा भी क्रक्स मिल रहा है, बेसिक स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, सब कुछ मिलता है आपको। और सक्सेस की बात तो मैं यहाँ पर आपको बताने जाऊंगा नहीं। आपको पता है कि 2016 तक टॉप 10 में ऊपर नीचे आता था एंथ्रोपोलॉजी, कभी 4थे नंबर पे आ जाता था रैंक में, कभी 7वें नंबर पे आ जाता था पोजीशन में ऑफ दी बेस्ट ऑप्शनल। और 2017 से लगातार हर एक साल नंबर 1 की पोजीशन पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रहा और कोई भी ऑप्शन इसके आगे नहीं निकल पा रहा है। 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक दी, 2022 में भी टॉप 10 में 4 रैंक दी, 17 में पहली ऑल इंडिया रैंक 1, 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1, 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2, 2023 में ऑल इंडिया रैंक 3। सो टॉपर्स की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और आपको भी अगर इस टॉपर फैक्ट्री में एनरोलमेंट चाहिए तो बेस्ट मौका है रिपब्लिक डे सेल का। लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे और अदरवाइज जैसे आपको अभी वीडियो की शुरुआत में दिखाया कि आप कैसे बेस्ट डिस्काउंट और पर्सनलाइज मेंटरशिप को गेन कर सकते हो यूएस लाइव का कोड लगा करके, वो चीज़ भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। P2I बैचेस में भी यूएस लाइव का कोड आप इस्तेमाल कीजिए, आपको जो पर्सनल मेंटरशिप है तब भी मिल जाएगी अगर आप P2I में यूएस लाइव लगाते हो या फिर SIP के प्रोग्राम, स्टेट पीसीएस के किसी भी प्रोग्राम में एनरोलमेंट के समय जब आप ये वाला कोड अस लाइव अप्लाई कर रहे होते हो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।